ये वन शॉट को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपके एग्जाम के अंदर भी मार्क्स आ जाएं। उसके साथ साथ में रियल वर्ल्ड में बिजनेस के सीन क्रिएट करके कैसे आपको बिजनेस की भी नॉलेज आ जाए वो भी मैंने पढ़ाया है। पहले मैंने बताया है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछेगी जीएससीबी बोर्ड आपको, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछेगी, फिर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को बताया है, फिर मैंने आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इसी पैटर्न में इस चैप्टर से बोर्ड आपको सवाल पूछती है। अच्छे से पढ़ना, पूरा देखना, नोटबुक लेकर बैठ जाओ, पक्का पूरा समझ में आएगा और एग्जाम में भी मार्क्स आएंगे। 1 मार्क्स का सवाल कर लेते हैं, उसी का बोर्ड यहां से आपको पूछेगी। पहला जो सवाल है वो आपको बताना होगा आईआईएम का फुल फॉर्म। इजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये छोटी छोटी चीजें 1 मार्क्स में पूछी जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। आगे, मिडिल लेवल का दूसरा नाम क्या है? तो मिडिल लेवल का दूसरा नाम एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट भी है। यहाँ पे जो भी मशीन्स होती हैं उनका रिपेयर का काम, उनको सेट करने, ये सब का काम कौन से लेवल का होता है? तो ये सब का काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। याद रख के चलना। तीसरा जो सवाल है कि मशीन को लगाना और उसके रिपेयरिंग का काम किस मैनेजमेंट को जाता है? तो ये काम जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं। तो सुपरवाइजर लोग ही मशीन को सेट करना, उनके रिपेयरिंग का काम करते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? तो आप किसी भी दूसरे इंसान से काम करवा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। यहां पे देख के याद कर लेना। और जब भी आप इस चैप्टर से 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखो तो यही मीनिंग को लिखना, आपके आंसर अच्छे दिखेंगे। आगे, एमबीए का फुल फॉर्म बताना है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 6 वाले सवाल के अंदर ऐसा पूछा गया है कि मैनेजमेंट किन किन जगहों पे यूज होता है? तो मैनेजमेंट बेसिकली सब जगहों पे यूज होता है। कुछ एग्जांपल दे दिए गए हैं कि बिजनेस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर और रिलीजियस के अंदर, हर जगह मैनेजमेंट इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवा दिए। यहाँ पे एक सवाल है कि व्हाट आर द एलिमेंट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट मिक्स। अभी आपको मैं समझाता हूँ। आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, प्रोडक्ट की साइज, उसका शेप, वेट, डिजाइन, पैकेजिंग, गारंटी, प्रोडक्ट बेचने के बाद उसका आफ्टर सेल सर्विस और प्रोडक्ट की वैरायटी कितनी होगी, ये सारे काम अगर आप मिला दोगे तो प्रोडक्ट मिक्स बनता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसके लिए वेट करना। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर, ये सब आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि कौन क्या क्या करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सीईओ। सीईओ के ऑर्डर्स को कौन फॉलो करता है? तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। 1 मार्क्स में यही गलती होती है कि आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, जिसकी वजह से आपको आंसर नहीं आता है। डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि 1 मार्क्स के लिए आप सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डिफाइन पढ़ना। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल से आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। मान लो कि मेरे पास आटा है, मैंने आटे से क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया। तो आटा था मेरा रॉ मटेरियल, ब्रेड था मेरा फिनिश गुड। इसको बनाने के अंदर जो भी मैं प्लानिंग करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, डायरेक्टिंग करूंगा, कंट्रोलिंग करूंगा, ये सारी एक्टिविटी कहलाएगी मेरी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक्टिविटी। सिंपल है। आगे एक सवाल बचा हुआ है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मैनेज बिजनेस। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है मैनेजमेंट को चलाने का? तो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको बिजनेस भी आ सके। तैयारी कर लो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड यहां से आपको पूछेगी। पहला जो 2 मार्क्स का सवाल है कि हु इज इंक्लूडेड इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप सबको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जनरल मैनेजर। अब ये करते क्या है वो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज का। तो डोमिनोज पिज्जा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा बोला कि गुजरात के अंदर इस बार हम लोग 100 नए शॉप ओपन करेंगे, मतलब 100 नई ब्रांचेस ओपन करेंगे। ये जो काम है गोल सेट करने का, ये जो होता है ये करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद अब इस गोल को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी 2 लोगों पे आती है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के ऊपर। अब कैसे? मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऐसा बोला कि जो भी 100 नए पिज्जा की दुकान खुलेगा गुजरात के अंदर, वहां पे हम लोग अब न्यू मेनू को लॉन्च करेंगे। अब ये जो न्यू मेनू होगा उसके अंदर हम लोग खमन और डोसा पिज्जा भी लॉन्च करेंगे। तो ये किसने बोला? मैनेजिंग डायरेक्टर ने। अब सीईओ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है।
तो सीईओ ने बोला डोमिनोज के कि हम लोग 10 मिनट में पिज्जा डिलीवरी करेंगे। अब आप सबको मालूम है कि 10 मिनट में कौन हमारे घर पे सामान देकर जाता है, ब्लिंकिट। डोमिनोज के सीईओ ने किससे टाई अप कर लिया, ब्लिंकिट से, ताकि 10 मिनट में पिज्जा घर पे पहुंच जाए और उनकी सेल्स बढ़ जाए। अब जनरल मैनेजर, मान लीजिए कि वडोदरा के अंदर कोई एक यूनिट है, उस यूनिट का जो सिंगल बॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे जनरल मैनेजर। तो इस तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क करती है। एक सवाल आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि हाउ डज द मैनेजमेंट बेनिफिट सोसाइटी, मैनेजमेंट से सोसाइटी को कैसे बेनिफिट होता है। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मैं दुबई के अंदर अमित एकेडमी की ब्रांच खोलने जा रहा हूं। अब दुबई को मैं मान लेता हूं कि वो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी से मैंने उठाए टीचर्स, मैंने वहां से उठाया फर्नीचर और मैंने बिल्ड कर दिया क्लासरूम। तो दुबई की सोसाइटी का मैंने ये सारा रिसोर्स इस्तेमाल किया। मैंने वहां पे मेरी मैनेजमेंट टीम को भेजा ताकि वो ये सारे रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो मेरी मैनेजमेंट टीम ने टीचर्स, फर्नीचर और क्लासरूम का यूज करके बनाया टाइम टेबल, फिर उन्होंने सेट किया सिलेबस। अब दुबई की सोसाइटी में हो गया है अमित एकेडमी ओपन। ये जो सारी चीजें पॉसिबल हुई किसकी वजह से हुई, मैनेजमेंट टीम जब वहां पे पहुंची। अब मैनेजमेंट टीम ने ये देखा कि दुबई के अंदर बच्चों का साइंस में 40 मार्क्स आता था 100 में से। हमारी टीम ने वहां पे मेहनत किया, अब बच्चों के 80 to 90 मार्क्स आने लगे साइंस के अंदर। तो मैनेजमेंट का ही इस्तेमाल करके हमने दुबई के सोसाइटी को डेवलप किया। बच्चों को हमने 80-90 तक पहुंचाया 40 से आगे। जब बच्चों के अच्छे मार्क्स आने लगे तो दुबई में उनको जॉब मिलने लगी, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ गई। अब दुबई के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता था। मान लो कि साल का उनसे 50,000 लिया जाता था 10वीं पढ़ाने का, बट हमने बोला हम 25,000 में पढ़ा देंगे। हमारी मैनेजमेंट टीम की वजह से ही हम 50,000 वाली फीस कितने में लेने लगे, 25,000 में लेने लगे। ये हो गया अफोर्डेबल प्राइस फॉर कस्टमर। अब जब बच्चे अच्छा मार्क्स लाएंगे, उनको अच्छी जॉब मिलेगी, तो उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी हो जाएगी। ये सब हुआ किसकी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से हुआ। तो इस तरीके से मैनेजमेंट सोसाइटी की मदद करती है। आगे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कस वेरियस एलिमेंट ऑफ प्राइस मिक्स। मैं इसको समझाता हूं। यहां पे देखना, पहली लाइन मैंने लिखी हुई है कि कस्टमर एक्सपेक्ट गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। मान लेता हूं कि एक पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स को कैसा ट्यूशन चाहिए होगा, तो वो बोलेंगे कि गुड टीचिंग होनी चाहिए, बेस्ट नोट्स मिलने चाहिए और डाउट सेशंस होने चाहिए, साथ साथ में हमारे बच्चों का टेस्ट लिया जाना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज एक पेरेंट्स को चाहिए एक कोचिंग से। अब ये सब चाहिए किस दाम पे, तो अफोर्डेबल प्राइस पे चाहिए, सस्ते में चाहिए। जब कस्टमर को ये सब चीजें चाहिए होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीजों को देखकर हमको हमारा प्राइस रखना है। मान लो कि जो 10वीं का फीस है वो मार्केट में चल रहा है 50K, हमने बोला कि हम रख देंगे 25K। क्यों, क्योंकि बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दे सके एक अफोर्डेबल प्राइस पे। ये हमारा एम है, इसीलिए हमने 25K रखा, ना कि 50K रखा। आगे अब ये जब 25K मैंने रखा तो मुझे पढ़ने पे पता चला कि जब आप प्राइस रखते हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी सेल्स पॉलिसी क्या है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, डिस्काउंट पॉलिसी क्या है, होलसेल पॉलिसी क्या है, और आपको कितना कमीशन देना पड़ रहा है बीच में बच्चों को लाने के लिए। समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने ऐसा बोला कि जो भी वैकेशन के अंदर एडमिशन लेगा हम उसकी फीस कर देंगे 22K। ठीक है। आगे क्रेडिट पॉलिसी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा आए, उन्होंने बोला कि हम 25K एक साथ नहीं दे सकेंगे, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप 26K दे देना, आप हर महीने यानी हमको मंथली इंस्टॉलमेंट में दे देना। हमने उनको क्रेडिट पॉलिसी भी दे दी। आगे डिस्काउंट पॉलिसी। अब हमने ऐसा बोला कि जिस भी बच्चे का 90% आएगा हम उसकी फीस ले लेंगे 20K, यानी हमने उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। आगे एक बच्चा था जिसने 5 बच्चे को हमारे पास एडमिशन दिया, हमारी है 25K फीस, हमने बोला कि तेरे को 15,000 रुपए ही देना पड़ेगा क्योंकि तूने 5 बच्चों का हमारे पास एडमिशन करवा दिया, हम इसका रिवॉर्ड दे रहे हैं तेरे को। अगर सिंगल बच्चा आएगा तो हम उससे 25K लेंगे, उसने ग्रुप में एडमिशन करवा दिया तो हमने उसकी फीस करवा दी 15,000। लास्ट में कमीशन टू मिडिलमैन। मान लीजिए कि एक बच्चा था, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता था हमारी क्वालिटी को, उसने अपने सोसाइटी के 10 बच्चे हमारे पास दे दिए। अब 10 बच्चे हमको दे दिए तो हमको अच्छा नहीं लगा कि उसने फालतू में इतना मेहनत किया। हमने उसको क्या किया कि 10 बच्चों के ऊपर 10,000 का कैश दे दिया ताकि हमको भी अच्छा लगे कि उसने मेहनत किया है। तो ये सारी चीजों को देखकर भी आपको अपनी प्राइस रखनी होती है। जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो मुझे पता चला कि 25K में हमको लॉस होगा, मैंने अपनी फीस कर दी 30K।
ये सारी चीजें देख के ही आपको अपनी प्राइस रखनी चाहिए, वरना आपको फ्यूचर में लॉस होगा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइस कैसे रखते हैं और प्राइस मिक्स क्या होता है। यहाँ पे एक सवाल आपको 2 मार्क्स का पूछेगी बोर्ड कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे मैं आपको अमित एकेडमी के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चा आया, उसने एडमिशन डिपार्टमेंट में फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उसने एडमिशन फी भरी, उसके साथ साथ उसको जो नोट्स देंगे उसका पैसा भरा। तो यहाँ से अब ये बच्चा जाएगा कहाँ पे, टीचिंग डिपार्टमेंट के पास। तो हमारे टीचर्स उसको क्या करेंगे, उसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसको क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन देने के बाद उसके डाउट सॉल्व करेंगे, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा और जिसमें भी वो वीक होगा उसके ऊपर काम करेंगे। ये सब हो जाने के बाद जब बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 आएगा तो ये जाएगा हमारा किसके पास, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन चीजों को फेमस करेगा ताकि हमको और बच्चे मिल सके। वो बैनर बनाएगा, वो पोस्टर बनाएगा, वो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएगा, वो यूट्यूब पे ऐड चलाएगा। तो ये हो गया तीसरा डिपार्टमेंट। अब ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास होगी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कि कौन एब्सेंट है कि नहीं, किसकी सैलरी कितनी देनी चाहिए, साथ साथ में कौन ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो एक क्लास को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। इसी तरीके से मैं आपको उसी समझा दूंगा, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आप रियल बिजनेस को भी समझते जाएंगे। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए बोर्ड आपको एक सवाल पूछेगी कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग के अंदर इंसान क्या क्या करते हैं। पहला, वो मार्केट रिसर्च करते हैं। मैं अमित एकेडमी के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने अंकलेश्वर के अंदर ये चेक किया कि बच्चे किस सब्जेक्ट के अंदर कमजोर हैं। हमको पता चला कि बच्चों का 10वीं में एसएस और इंग्लिश में कम मार्क्स आता है। ये हमने कैसे किया, जब हमने रिसर्च किया और हमने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया, इस इंफॉर्मेशन को उठा के हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग और उसको डेवलप करेंगे। हमने क्या किया कि एसएस का जो लेक्चर होता था वो 1 आवर का होता था, अब हमने इसको कर दिया 1.30 मिनट का, यानी 1.5 घंटे की क्लास हमने कर दी। बच्चों को नोट्स बहुत हार्ड लगते थे एसएस के, हमने नोट्स प्रोवाइड किया उनको और साथ साथ में हमने उनको गुजरात बोर्ड के लिए माइंड मैप प्रोवाइड किया। हमने इंफॉर्मेशन निकाला, उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमने अपने प्रोडक्ट को प्लान किया और डेवलप किया आगे। अब एसएस का माइंड मैप बना रहे हैं हम लोग, नोट्स बना रहे हैं, तो हमने हमारी जो नोट्स है उसकी कीमत रखी 150 रुपए। जब आप डाइजेस्ट लेने जाते हैं तो आपको पड़ता है 250 रुपए की। तो बच्चों ने बोला कि भैया 150 रुपए भी हमको ज्यादा लग रहा है। हमने क्या बोला कि बेटा आप माइंड मैप हमारी वेबसाइट से फ्री में ले लेना, 150 का नोट ले जाओ, माइंड मैप फ्री में ले जाना वेबसाइट के ऊपर से। तो हमने इस तरीके से अपनी प्राइसिंग डिसीजन की। उसके साथ साथ अब ये जो नोट्स बन गए हैं, हमने एसएस को बहुत ताकतवर बना दिया। अब इसको क्या करना है, फेमस करना है। तो फेमस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। मैंने इंस्टा पे ऐड चलाया, मैंने बैनर लगवाया कि भैया हम एसएस की नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और हम गारंटी लेते हैं कि बच्चा हमारे पास आएगा तो एसएस में अच्छे मार्क्स लाएगा। तो ये जो सारे काम होते हैं ये एक मार्केटर का काम होता है और इन्हीं से बनता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का एलिमेंट। तो इसी तरीके से मैं आपको सारा उसी का तैयारी करवा दूंगा, एग्जाम में भी याद रहेगा और बिजनेस भी सीख जाओगे। तो चैप्टर 1 से 3 सवाल जो है बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। कौन कौन सा, कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, इसीलिए इसको मैं आपके दिमाग में डाल देता हूं। तो हम लोग प्यार से समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है। तो साइंस का एक एग्जांपल देता हूं। साइंस के अंदर फिजिक्स आता है, आपको पता है फिजिक्स के पास अपना ग्रेविटी का लॉ है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के पास भी अपने लॉज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। अब वो लॉज एंड प्रिंसिपल्स किस फॉर्म में होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो जान लेते हैं, क्योंकि वहीं पे आप कंफ्यूज होते हो। तो मैनेजमेंट को चलाने के लिए, यहाँ पे मैनेजमेंट को चलाने का मतलब है कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हो जाते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स, इन्हीं से मैनेजमेंट चलता है। आगे अब हम लोग साइंस के अंदर क्या करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं ताकि हम प्रिंसिपल्स जान सके, फैक्ट जान सके। बेसिकली साइंस है क्या, कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं,
अब मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स होते हैं वो मदद करते हैं क्या करने में, गोल को अचीव करने में। आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट बनाना होगा, अपने एम्प्लॉय को मैनेज करना होगा और जिन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया उनको मैनेज करना होगा। तो ये सारी चीजों को आप मैनेज कैसे करोगे, जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जानोगे। मैं जान रहा हूं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, बट मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और एग्जाम के अंदर भी अच्छे मार्क्स दिलवा के रहूंगा। आगे एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वाला टॉपिक आता है इसी के अंदर। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने गैस के ऊपर एक तपेला रखा, अब आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा पानी बॉईल होगा। तो यहाँ पे कॉज क्या था, टेम्परेचर, और इफेक्ट क्या आया, पानी बॉइलिंग, मतलब पानी बॉईल हो रहा है। वापस से समझाता हूं, टेम्परेचर है कॉज, अब जितना कॉज दोगे उतना गर्म या ठंडा का इफेक्ट आएगा। उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है। कैसे, अगर मैनेजमेंट के अंदर या बिजनेस के अंदर आप अच्छा डिसीजन लोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा, यानी बिजनेस सक्सेस करेगा, यानी मैनेजमेंट सक्सेस करेगा। अगर आपका डिसीजन खराब है तो बिजनेस लॉस में जाएगा, मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा, ये आपका असर आएगा। तो यहां पे कॉज क्या था, डिसीजन, इफेक्ट क्या था, या तो बिजनेस सक्सेस करेगा या तो बिजनेस लॉस करेगा। तो मैनेजमेंट के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसीलिए हम कंपेयर करते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है, साइंस है। अगर आपको ये सारी चीजें एग्जाम में कैसे लिखना है तो नीचे वही डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा। आगे अब एक सवाल है कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों कहलाता है। अब देखो आर्ट क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। लेट सपोज मान लेते हैं कि एक इंसान पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग करने की उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब हर इंसान पेंटिंग कर रहे हैं, तो एक पेंटर दूसरे पेंटर से अलग कैसे दिखेगा, जब वो पेंटिंग के अंदर क्रिएटिविटी करेगा। तो दो चीज याद रखना, आर्ट्स के अंदर क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज, दूसरा क्रिएटिविटी। उसके साथ साथ वो इंसान अपनी कोई स्किल डेवलप करेगा, कि मान लो कि मैं पेंटिंग ब्रश से नहीं कर रहा हूं, मैं पेंटिंग कर रहा हूं इस पेन से कर रहा हूं, तो ये मेरा स्किल हो गया कि मैं पेंटिंग इस पेन से करता हूं। आपने देखा होगा अलग अलग पेंटर अलग अलग तरीके से पेंटिंग करते हैं, तो वो हो गया उनका स्किल। ये सारी चीजें आप करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो एक आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। अब क्या क्या याद रखना है कि पहला तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, साथ साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्किल होना चाहिए, तो आप एक आर्टिस्ट कहलाओगे। जैसे कि पेंटर हो गए, ये जैसे सिंगर हो गए, ये सब क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। एक सिंगर दूसरे सिंगर से अलग गाना गाता है, हनी सिंह से बादशाह अलग गाना गाता है, तो हनी सिंह की पर्सनल स्किल क्रिएटिविटी अलग है, बादशाह की पर्सनल स्किल क्रिएटिविटी अलग है। अब ये मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई होता है इसको समझते हैं। अभी देखो, मैनेजमेंट के अंदर भी इंसान के पास मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए और मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल होना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर जो इंसान बहुत प्यार से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से दूसरे इंसान से काम करवा ले और वो काम करने के बाद उसको, कंपनी को, सबको प्रॉफिट हो जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो आर्टिस्ट है। अब लिखना क्या है उसके थोड़े कीवर्ड्स दिखा देता हूं, कि एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर के पास इंसान को संभालने की नॉलेज होनी चाहिए, उसने इंसानों को संभाला हो वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, और इंसान को संभालने के लिए उसके पास लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब मैनेजर के पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा और उसके पास लीडरशिप स्किल्स होंगी, तो वो इंसान डिफरेंट मेथड से अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और काम को इंप्रूव करेगा। मान लो कि मैंने आप लोगों को बोला कि संडे को पिज्जा की दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, आपको इस सिचुएशन को सॉल्व करना है और पैसा भी उतना ही कमाना है जितना हर संडे को आता है। अब ये सिचुएशन मेरे पास भी है, तो मैंने क्या किया कि संडे के दिन मैंने पिज्जा के रेट्स बढ़ा दिए। पिज्जा के रेट्स बढ़ाए तो हमारे पिज्जा की दुकान पे कम लोग आने लगे। अब आप सोचेंगे कि भैया आपने रेट बढ़ा दिया तो कम लोग आ रहे हैं। मान लो कि मेरी दुकान पे 50 लोग आते थे तो हम लोग 5,000 का बिजनेस करते थे। अब मेरी दुकान पे 30 लोग आ रहे हैं, फिर भी हम 5,000 का दिन का संडे का बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नॉलेज से क्या किया, सिचुएशन को संभाला। मेरा जो बिजनेस है वो संडे को 5,000 का ही हुआ, बट कितने कस्टमर आए, 30 कस्टमर आए, और 30 कस्टमर को संभालने की हमारी कैपेसिटी ही थी। इसीलिए मैंने ये दिमाग लगाया, मैंने पिज्जा का रेट बढ़ाया, संडे को कस्टमर आएंगे ही आएंगे, ये मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता था। कुछ भी हो जाए इंसान संडे को घूमने निकलेगा और जिसको पिज्जा खाने की आदत है वो पिज्जा खाने आएगा ही आएगा।
तो 50 में से 30 आए क्योंकि दाम ज्यादा था, बट उन 30 लोगों से ही मैंने 5,000 का बिजनेस कर लिया। मेरे पास जितना कैपेसिटी था उस कैपेसिटी को लगा के मैंने अपने बिजनेस का सेम प्रॉफिट बना के रखा। तो ये मैंने कैसे किया? अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और लीडरशिप स्किल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपने आसपास के लोगों के काम को इंप्रूव किया। अब मैं कहलाऊंगा मैनेजमेंट का आर्टिस्ट। ऐसे छोटी छोटी चीजों को समझो तो आपको बिजनेस चलाना भी आएगा, ओसी भी समझ में आएगा, एग्जाम में भी मार्क्स आएगा। अभी एआई आ रहा है, तो एआई आ रहा है तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा और बहुत खुश होना चाहिए कि बिजनेस को सॉल्व करने के लिए इंसानी दिमाग हमेशा लगेगा, क्योंकि एक इंसान को ही इंसान समझ सकता है। तो बिजनेस चलाने वाले इंसान को समझना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। एआई इतना काम बिजनेस के अंदर नहीं करके देगा। आपको किस तरीके से इसका भी आंसर लिखना है तो सेम बोलूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स को देखो, माइंड मैप को देखो, आपके मार्क्स भी आएंगे। बोर्ड आपको एक सवाल पूछेगी इस चैप्टर से, मे बी 2 मार्क्स में पूछ सकती है, मे बी 3 मार्क्स में भी पूछ सकती है। तो हम ट्रेन होकर चलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला जाता है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब प्रोफेशनल कहलाते हैं। कॉमर्स के अंदर सीए, सब कोई सीए को जानता है। कॉमर्स के अंदर जैसे ही बच्चे ने कॉमर्स लिया तो सीए 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 करने लगता है। तो सीए कॉमर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल्स में आते हैं। और कौन कौन लोग प्रोफेशनल्स में आते हैं? जैसे एचआर मैनेजर, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, जैसे फिनेंशियल मैनेजर। आप सब पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो ताकि आपको अच्छी बड़ी पोस्ट मिल सके। तो आप अगर एचआर मैनेजर बनते हो, मार्केटिंग मैनेजर बनते हो, फिनेंशियल मैनेजर बनते हो, तो आप सब क्या हो? मैनेजमेंट के प्रोफेशनल। अब मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ एरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, वरना आप प्रोफेशनल नहीं कहलाओगे। अगर इसको और इजी भाषा में बोलूं तो अगर आपको मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो आपको कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। याद रखना, पहला क्या क्राइटेरिया होता है? स्पेशलाइज नॉलेज। तो स्पेशलाइज नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको मैनेजमेंट में प्रोफेशनल बनना है तो एमबीए, बीबीए, ये सारी डिग्री लेनी पड़ेगी। दूसरा, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, उस प्रोफेशन के अंदर हमेशा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। वो नॉलेज आएगा कहां से? जब आप उस प्रोफेशन के अंदर रिसर्च करोगे। जैसे आपको मालूम है आजकल रील के ऊपर मार्केटिंग होती है या एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है, जो भी आप रील देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, उसके अंदर तो जो मैनेजर है उस मैनेजर को यह बताना पड़ेगा कि भैया आजकल रील कैसे बनाते हैं, उस रील को पोस्ट कैसे करते हैं और बच्चे उस रील को कैसे देखते हैं। तो मैनेजर को हमने ट्रेनिंग दी किसकी? रील बनाने की, क्योंकि आजकल रील और इंस्टाग्राम के ऊपर इसी तरीके के रील के ऊपर ऐड चला के ही बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो हमेशा किसी भी प्रोफेशन के अंदर हमको क्या करते रहना होगा? रिसर्च करते रहना होगा, जिससे उसकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे हम लोग अभी जीएससीबी बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जो जीएससीबी बोर्ड है वो हमारे बोर्ड के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है। एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, आपके पास आपका रिजल्ट आ गया, अगर उस रिजल्ट के ऊपर जीएससीबी बोर्ड का थप्पा नहीं लगेगा तब तक आप एक जीएससीबी बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। ना तो कहीं गवर्नमेंट जॉब लेने जाओगे तो आपका वो रिजल्ट वैलिड होगा, और कोई भी नहीं मानेगा कि आप जीएससीबी बोर्ड से पढ़े हो जब तक जीएससीबी बोर्ड का उस रिजल्ट के ऊपर थप्पा नहीं लगेगा। तो जीएससीबी बोर्ड क्या है हमारे लिए? प्रोफेशनल एसोसिएशन। उसी तरीके से अगर आपको मैनेजमेंट का प्रोफेशनल बनना है तो उसके भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईआईएम। अगर आईआईएम का थप्पा आपके ऊपर लगा हुआ है मतलब आप क्या हो? मैनेजमेंट के प्रोफेशनल हो। तो ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। चौथा क्राइटेरिया, कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट को समझाने की ये कोशिश करता हूं कि जैसे आप लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो जीएससीबी बोर्ड आपको एडमिशन नहीं देगी। तो ये क्या हो गया? जीएससीबी बोर्ड का कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप अपने प्रोफेशनल एसोसिएशंस के रूल को फॉलो नहीं करोगे, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे, तो वो आपको निकाल देगी। अगर आप अपने स्कूल के अंदर अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा नहीं करोगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा या आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। इससे मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन का रूल फॉलो नहीं किया। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एज ए स्टूडेंट आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी पेपर लिया जाए तो आपको चीटिंग नहीं मारना चाहिए, बट आप सब एक्सपर्ट होते हो चीटिंग मारने में। आप 2-5% के लिए चीटिंग मारने पे आ जाते हो। उसी तरीके से जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी क्या दिखानी चाहिए? अपने फील्ड के अंदर ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, और वो सेफ्टी से अपने लोगों के लिए काम करें। अब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टेक्निकल एग्जांपल देता हूं। आप सब सीए को जानते हो।
सीए के पास हर इंसान की इंफॉर्मेशन होती है, हर बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो सीए एक अच्छे बिजनेसमैन का इंफॉर्मेशन सब बिजनेसमैन को बेचने लगे तो वो उस फील्ड की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तोड़ रहा है। तो समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रोफेशनल बनो तो आपको आपके फील्ड की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरियाज को अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे और एक प्रोफेशनल बन जाओगे। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको डीप में समझाया। वापस से वही बोलूंगा, अगर लिखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है और वेबसाइट का भी लिंक है। बोर्ड आपको 3 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछ सकती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक बेकरी का एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे बेकरी का एक ओनर है, वो वर्कर को मैनेज कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो सेल्स कर रहा है। अब ये सबको मैनेज करने के लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसकी? मैनेजमेंट की। चाहे वो प्रोडक्शन का काम हो, चाहे वो सेल्स का काम हो, चाहे वर्कर को हैंडल करना हो, सब जगह पे क्या आता है? मैनेजमेंट आता है। अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर हो, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हो, किसी भी फील्ड के अंदर आप हो, तो हर जगह पे क्या यूज होता है? मैनेजमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड, और हर फील्ड के हर सेक्शन में मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, इतना इंपॉर्टेंस है। आपको ये सब सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे और एग्जाम में भी लिख पाओगे। तो अब वो बिजनेस ओनर कोई ना कोई टारगेट बनाएगा। मान लो कि हमारे बेकरी का ओनर है, उसने बोला है कि मैं रोज 100 केक्स बेचूंगा। तो उसने क्या किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया। अब ये ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा? अगर वो मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है मैनेजमेंट का? अगर आपको बिजनेस के गोल को अचीव करना होगा तो आपको मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। उस बिजनेसमैन ने अगर 100 केक बेच लिया अपनी बेकरी में, तो उसको क्या मिल गया? बिजनेस में सक्सेस मिला। अब बिजनेस में सक्सेस कैसे मिला? क्योंकि उसने बेकरी के अंदर मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सारे काम टाइम पे हुए और उसकी बेकरी प्रॉफिट में आ गई। तो मैनेजमेंट की वजह से ही बिजनेस को सक्सेस मिलता है। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो बिजनेस कभी भी अच्छे से नहीं चलेगा। लेट्स, अब बेकरी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई, उनको प्रॉफिट हो रहा था। जब बेकरी को प्रॉफिट होगा तो वो नए नए लोगों को काम देंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने बेकरी को बड़ा कर रहे हैं। जब वो बेकरी को बड़ा करेंगे तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो चौथा पॉइंट यही बोल रहा है कि इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट अच्छा होगा जिसकी वजह से बिजनेस को सक्सेस मिलेगा, बिजनेस को सक्सेस मिलेगा तो लोगों को और काम मिलेगा, क्योंकि वो ओनर अपने काम को बड़ा कर रहा होगा। अब यहां पे समझो बिजनेस सक्सेस कैसे हुआ। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये बिजनेस को सक्सेस करने के पीछे ओनर ने बोला कि हम हर सामान को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि जब वर्कर्स ब्रेड बनाते थे तो उनसे 100 ग्राम मैदा बेकार हो जाता था। तो मैनेजर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ओनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने बोला कि हम लोग है ना ब्रेड को बनाने के तरीके में चेंज लाते हैं। जब ब्रेड के बनाने के तरीके में चेंज लाया तो जो 100 ग्राम मैदा बर्बाद होता था अब 10 ग्राम पे आ गया। तो जो 90 ग्राम बचा उससे क्या होगा? प्रॉफिट ही तो होगा। तो मैनेजमेंट की वजह से ही बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्स होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मशीन हो, सब चीजों का इस्तेमाल कैसा हो जाता है? बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब होता है कि सारे रिसोर्स का अगर बेस्ट इस्तेमाल करना है तो आपको मैनेजमेंट से बिजनेस चलाना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप मैनेजमेंट के रूल्स प्रिंसिपल से बिजनेस चलाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप सारे सामान का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके बताए जा रहे हैं आपको कि मैनेजमेंट पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, उस तरीके से बिजनेस चलाओगे तो बिजनेस में सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं। आगे, अब भाई जब सारी चीजें अच्छी हो रही है मैनेजमेंट से तो लास्ट में होगा क्या? इंक्रीज इन प्रॉफिट। सब चीजें अच्छी हो रही है ना, तो अब कोई भी चीज वेस्ट हो रहा है ना, कोई भी इंसान फालतू में बैठा है, हर चीज का हिसाब है, हर चीज को मैनेज किया जा रहा है, तो लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप अगर इस तरीके से रियल सीन के अंदर डाल के ओसी को पढ़ोगे तो आपको बिजनेस भी आएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। याद रखना, बिजनेस में आप जितने ऊपर चढ़ते जाते हो उतना आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन कैसा है बच्चों को, एक लेबर होता है, वो लेबर दिन भर काम करता है, तब जाके उसको 500-1000 रुपए मिलते हैं। बट वहीं पर जो मालिक होता है वो एसी के अंदर बैठा होता है, वो एसी के अंदर बैठा होता है, ये सबको दिख रहा होता है, बट उसके ऊपर कितना प्रेशर है किसी को नहीं दिख रहा होता है। तो जब भी आप बिजनेस के अंदर ऊपर चढ़ते जाओगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, काम कम होता जाएगा बट प्रेशर बढ़ता जाएगा।
एक मजदूर के ऊपर कम प्रेशर होगा एज कंपेयर टू एक मैनेजर से ज्यादा प्रेशर होगा एक मालिक के ऊपर। तो आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना प्रेशर आप पे बढ़ता जाएगा। तो आपको अगर बिजनेस करना है या किसी बिजनेस में जाके अच्छी पोजीशन पे जाना है तो प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, क्योंकि जितना प्रेशर हैंडल करोगे उतना पैसा कमा पाओगे। इसी तरीके से मैं आपको ओसी पढ़ाऊंगा जिसमें बिजनेस भी सिखाऊंगा और एग्जाम के अंदर भी मार्क्स दिलवाऊंगा। आगे अब ये जानो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, तो कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब आते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। मान लो कि मैं मेरी कंपनी का सीईओ हूं, मतलब अमित एकेडमी का मैं सीईओ हूं, तो मेरा पहला काम क्या है? मेरा काम है कि मैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सेट करके दूं। एग्जांपल देता हूं, अमित एकेडमी में ऑफलाइन में बच्चे 100 आते थे। मैंने बोला कि अब हमको 130 बच्चे कैसे भी लाने हैं। तो मैंने क्या किया? गोल सेट करके दिया पूरे बिजनेस को। ये मेरा पहला काम है। आगे अब ये गोल को सेट करने के लिए मुझे मैनेजर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी इंसानों को अपॉइंट करना पड़ेगा। मैंने उनको अपॉइंट किया तो मेरे को अपॉइंट करने के साथ साथ उनको उनका काम समझाना होगा, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी होगी। एज ए मालिक मेरा काम है कि मैं ऑफिसर्स को यानी टॉप लेवल एम्प्लॉयज को हायर करूं, यानी लेके आऊं, साथ साथ में उनका काम यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको समझाऊं। आगे देखेंगे तो सैंक्शन द बजट। अब जिस इंसानों को, जिस एम्प्लॉय को मैं लेके आया हूं, उनको काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं उनको पैसा अप्रूव करके दूंगा। मान लो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने ऐसा बोला कि अमित भाई हम लोगों को 60,000 रुपए चाहिए बैनर लगवाने के लिए। मैं बोलूंगा ठीक है, लो ले जाओ। तो मैंने क्या किया? उनके डिपार्टमेंट के लिए बजट अप्रूव कर दिया। ये मेरा तीसरा काम है। चौथा, टेक केयर ऑफ स्टेक होल्डर एंड लॉज। यहां पे ये भी ध्यान रख के चलना होगा एज अ मालिक मुझे कि कोई भी लीगल चीजें गड़बड़ ना हो जाए, और जिस इंसान ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है या जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो सबका भी ध्यान में रखूं। एज अ मालिक मेरा क्या काम है कि कोई भी लॉ नहीं टूटे, साथ साथ में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो भी मेरे स्टेक होल्डर है, मैं उनका भी ध्यान रखूं, और जिन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया मैं उनका भी ध्यान रखूं। दिमाग खुल रहा है ना? अभी से ही बिजनेस समझा रहा हूं ओसी के साथ। आगे, टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब मान लो कि मेरी टीम ने 130 की जगह 150 बच्चों का एडमिशन करवा दिया। मैंने बोला यार बहुत अच्छा है, अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 2 ब्रांच और ओपन करेंगे। ये मैंने क्या किया? स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या लिया कि लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले 2 साल के अंदर हम लोग अपने 2 से 5 ब्रांच और खोलेंगे। ये मैंने डिसाइड कैसे किया? मैंने जो मेरी टीम को टारगेट दिया था उन्होंने उससे ज्यादा अचीव किया। तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आई कि अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े सालों में 4 से 5 क्लास और खोल लेते हैं। तो ये सब डिसीजन भी लेना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक मालिक का काम होता है। मैंने बोला ना कि जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना प्रेशर आएगा। जो भी आपने डिसीजन लिया है, मान लो कि मैंने बोला कि 3 से 5 क्लास और खोलना है, 2 साल में मेरी टीम ने 5 क्लास खोल दिया। अब वो 5 क्लास अगर डूबेगी तो उसका सारा ब्लेम मेरे पे आएगा, क्योंकि ये डिसीजन मेरा था। तो जितने ऊपर जाओगे उतना प्रेशर झेलना सीखते जाओगे। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब मैंने डिसीजन लिया कि 3 क्लास और खोलनी है। वो 3 क्लास खोलने के लिए ना तो हमारे पास फंड है और ना तो हमारे पास एम्प्लॉय है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई बिजनेस की। तो पैसा लेके आना, इंसानों को हायर करना, ये तो मेरा ही काम था। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना मेरा काम होगा, एक मालिक का काम होगा। आगे, मैनेज प्रॉफिट। मान लो कि ये जो 150 स्टूडेंट आए थे इनसे हमको इस साल 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इस 20 लाख रुपए में से कितना मेरे को मेरे इन्वेस्टर को दे देना है? मान लो 20 लाख रुपए में से 5 लाख मैंने डिविडेंड दे दिया मेरे इन्वेस्टर को। ये वो लोग होते हैं जो मेरे ऊपर पैसा लगाए हैं, मेरे बिजनेस के ऊपर पैसा लगाए हैं। तो 20 लाख के प्रॉफिट में से मैंने 5 लाख डिविडेंड दे दिया। और रिजर्व कितना रखना है? तो मैंने बोला 8 लाख रुपए बिजनेस में रख लेते हैं कि कभी भी बिजनेस में लॉस वगैरह होगा तो इसी 8 लाख रुपए को निकाल के हम लोग अपने बिजनेस को बचा लेंगे। और कितना री इन्वेस्ट करना है? तो लगभग से लगभग मैंने 13 लाख रुपए यूज कर लिए। बचा कितना? 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए वापस से हमारे बिजनेस के अंदर लगा दो। तो ये डिसीजंस लेना, प्रॉफिट को मैनेज करना, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। एनालाइज रिपोर्ट एंड गिव इंस्ट्रक्शन। जो भी बिजनेस के अंदर हो रहा है वो सबकी मैं रिपोर्ट मांगूंगा, उस रिपोर्ट को पढ़ूंगा, जानूंगा, एनालाइज करूंगा। अब वहां पे जो भी कमी लगेगी उस कमी के हिसाब से मैं अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉयज को गाइडेंस दूंगा कि भाई हमारे तीसरे यूनिट के अंदर बच्चों के मार्क्स तो बढ़ रहे हैं बट वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई है जिसकी वजह से बच्चों को गर्मी लगती है। ऐसा करो वहां पे 2 AC लगवा दो।
ये मेरे को कैसे पता चला? जब मैंने सब कुछ रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट मांगने के बाद मैंने उसको पढ़ा, एनालाइज किया, तब मैंने जाके तीसरे ब्रांच के मैनेजर को एडवाइस दी कि भाई वहां पे एसी लगाओ, जो भी बजट चाहिए मैं अप्रूव करता हूं। आगे लास्ट पॉइंट, एक्ट एज अ ट्रस्टी। सबके माई बाप। अब जो सबके माई बाप है ना, वो पूरे बिजनेस को चलाएंगे, वो कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे, वो शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सबको प्रोटेक्ट करेंगे। एज अ ट्रस्टी होने का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस के माई बाप हो, और माई बाप होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दादागिरी करोगे। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने एम्प्लॉय को, अपने शेयर होल्डर को, जिन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया है, अपनी कंपनी को, सबको संभालो अच्छे तरीके से। आपके पास पावर है, उसका मिसयूज मत करो। अच्छे तरीके से कंपनी चलाओगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट होगा, और इन्वेस्ट करने वाले को भी प्रॉफिट होगा। तो लॉन्ग टर्म में सब अमीर बनेंगे। छोटे से कुछ समय के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए आप चोट्टागिरी मत करो, बस यही समझाऊंगा। अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव लेवल, ये याद रख के चलना। पहला इनका एक काम है इंप्लीमेंट पॉलिसी। देखो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेगी या जो भी गोल सेट करके देगी, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? सबसे पहले मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वही मैंने लिखा हुआ है कि जो भी प्लान्स बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, जो भी पॉलिसीज बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उसको फॉलो कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आगे कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। अभी देखो मिडिल लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट होता है, रखने के लिए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होता है, इंसान को संभालने के लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है। ये सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, बहुत अच्छे से चलना होगा, साथ में चलना होगा। अगर ये सारे लोग अच्छे से चलेंगे, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तभी बिजनेस को सक्सेस मिलेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होती है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, रील बनाया है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दूसरा काम क्या है मिडिल लेवल का? कि एक दूसरे के साथ मिलके चलो। तीसरा सुपरवाइज लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनके नीचे भी एक लेवल होता है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनको चेक करते रहना, उनके काम को चेक करते रहना। तो ये हो गया इनका तीसरा काम। चौथा प्रिपेयर डिपार्टमेंट बजट। अभी मान लो कि हम लोगों को बेकरी के अंदर 100 ब्रेड के पैकेट बनाने हैं। उस 100 ब्रेड के पैकेट को बनाने के लिए मुझे चाहिए 6,000 रुपए। तो अब मेरा डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया कि बोला कि हमको 6,000 रुपए चाहिए। किसके पास से लेने जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास से। अब ये जब ब्रेड बन गया तो उसको बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए थे 4,000 रुपए, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, इंसान की मजदूरी आ जाएगी। तो 4,000 चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट वालों को, 6,000 चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से बजट बनाती है और ले जाके रख देती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। याद रखना, ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बजट बनाते हैं, ले जाके रख देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। उसके बाद कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। अभी देखो ये बीच के लोग हैं, इनके ऊपर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनके नीचे है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर बात करनी होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो किसको आके बोलेंगे? मिडिल लेवल वालों को। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बात करनी होगी लोअर लेवल से, तो किसको आके बोलेंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। तो ये लोग कम्युनिकेशन करवाने के बीच के दलाल भी कहलाते हैं। आगे मोटिवेट एम्प्लॉय। अब अपने डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का भी काम होता है डिपार्टमेंटल हेड का। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर होगा, वो अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा होगा। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर होगा, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा होगा। तो मोटिवेट करके अच्छे से काम करवाने का काम भी होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों का। तो यहाँ पे मैंने आपके दिमाग में डाल दिया कि कैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क करती है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है, सबसे पहले वो जान लो। तो सुपरवाइजर, इनके नीचे, सुपरवाइजर के नीचे जो काम करते हैं वो किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। कैसा लगा आपको ये जान के? आप स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी पढ़ोगे तो वो शायद इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि सुपरवाइजर के नीचे जो इंसान काम करते हैं, हम उसको किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं गिनते हैं। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट का पहला काम क्या है कि सुपरवाइज एम्प्लॉय वर्क। सुपरवाइजर के नीचे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। मान लो कि एक सुपरवाइजर है, उस सुपरवाइजर के नीचे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब वो 10 एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करना, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका होता है? सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर किस में आता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। मेंटेन डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्कर्स हैं वो रूल्स को फॉलो करें, वो टाइम को फॉलो करें कि कितने बजे आना है, कितने बजे छुट्टी मिलेगी, लंच कब होगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखने का काम किसका होता है?
बॉटम लेवल पे बैठे हुए सुपरवाइजर का। वो इस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा होता है वर्कर्स के अंदर। आगे प्लान रूटीन, जो भी वर्कर्स सुपरवाइजर के पास हैं उनको रोज क्या काम देना है ये भी बताना किसका काम होता है, एक सुपरवाइजर का काम होता है। सॉल्व एम्प्लॉय प्रॉब्लम, अभी मान लो कि एक वर्कर एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उस मशीन के अंदर कोई इशू आ जाएगा तो उस इशू को सॉल्व करवाने के लिए वो किसके पास जाएगा, सुपरवाइजर के पास जाएगा। और उस मशीन को कैसे चलाना है, तो वर्कर को मशीन कैसे चलाना है इसकी भी ट्रेनिंग कौन देगा, सुपरवाइजर देगा। आगे इंप्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस लेगी उसको फॉलो करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है इंप्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज। याद रखना बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसके डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं, मिडिल लेवल वालों के। तो फॉलो मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड रिपोर्ट टू दी सुपीरियर। अब जो भी वर्कर्स ने काम किया, एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे तो एक सुपरवाइजर उसका रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बनाने के बाद किसको दे देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देगा। अब उस रिपोर्ट के अंदर सुपरवाइजर लिखेगा क्या कि काम का कितना प्रोग्रेस हुआ और काम करने में वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सारी बातों का रिपोर्ट बना के एक सुपरवाइजर दे देगा किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देगा। अरेंज इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल, जो भी वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उनको काम करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब चीजों का अरेंजमेंट एक सुपरवाइजर वर्कर्स को करके देता है। परफॉर्म्स एचआर फंक्शन, यहां पे ध्यान देना सुपरवाइजर हेड है किसका, वर्कर्स का। तो अब वर्कर को ट्रेनिंग देने का काम कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। तो एक एचआर का काम क्या होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करना, एम्प्लॉय को अच्छे से कंपनी के अंदर रखना। तो वर्कर को ट्रेन करना, उसको अच्छे से रखने का काम कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सुपरवाइजर जो है वो एचआर के भी काम कर ले रहा है वर्कर्स के लिए। आगे हैंडल मशीनरी एंड लेआउट, मशीन कहां कहां पे सेट होंगी, मशीन का रिपेयरिंग वर्क कब करना होगा, ये सारे काम के ऊपर भी किसका ध्यान होता है, सुपरवाइजर का ध्यान होता है। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि मशीन चल रही है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है कि क्या उसको रिपेयर करवाना है, तो मशीन को चेक करने का काम, मशीन के रिपेयरिंग, ये सब का काम, ये सब भी आता है किसके पास, बॉटम लेवल के सुपरवाइजर के पास। तो यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा दिया है कि बॉटम लेवल पे जो सुपरवाइजर होता है वो वर्कर के साथ कैसे काम करता है। अगर इसको लिखने का नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आपको ये नोट चाहिए जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे मैं आपको ये सब सेंड कर दूंगा।